जब धारा प्रवाहित होती है या करंट बहती है तो उसके पीछे आखिर कौन सा फोर्स कार्य करता है। तो आइए इस चैप्टर में हम समझेंगे उस फोर्स के बारे में जिसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत विभव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज उमाले और हम पढ़ रहे हैं 12th की फिजिक्स हिंदी मीडियम में। और आज जो हमारा चैप्टर है ये है इस फिजिक्स का भौतिकी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है और इस चैप्टर में हम समझेंगे स्थिर वैद्युत विभव और धारिता को। तो चलिए और अधिक समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। जैसे यहां पे हम टॉपिक देख रहे हैं विद्युत विभव। ये विद्युत विभव क्या होता है, हम इसके बारे में रोज जानते रहते हैं, रोज इससे हमारा सामना होते रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभव क्या है, इसके डीप कंसेप्ट को हम अभी से समझना शुरू करेंगे। तो जैसे इसकी परिभाषा यहां दी हुई है, पहले हम इस परिभाषा को पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से परीक्षण चार्ज Q लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव का प्रतिनिधित्व करता है, इसे विद्युत विभव कहते हैं। यहां लिया है कि यदि एक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध W कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा हमारा V बराबर से W अपॉन Q। क्या है इसको हम समझ लेते हैं। मान लो एक चार्ज यहां रखा हुआ है और इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मान लो मैं एक सिस्टम बना लेता हूं। सपोज ये इस चार्ज का विद्युत क्षेत्र इस एरिया में। तो अब अगर अनंत पे हम मान लेते हैं ये एक अनंत डिस्टेंस है, यहां से यहां पे कोई एक चार्ज जिसे हम कहते हैं परीक्षण चार्ज या टेस्ट चार्ज, वो यहां रखा हुआ है। तो इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसको हम कहते हैं विद्युत विभव। मान लीजिए इस पॉइंट पे है, यहां से इस क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण चार्ज को लाया जा रहा है। तो नेचुरली यहां जो एक पॉजिटिव चार्ज होगा उसका प्रतिकर्षण बल भी यहां पे लग रहा होगा और उसके विरुद्ध में इस टेस्ट चार्ज को यहां से माना अनंत से हम इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं। तो इस चार्ज को इस अनंत से यहां तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है, उसे ही हम उस बिंदु पर विद्युत विभव से समझते हैं। तो जैसा इसमें अभी हमने पहले देखा, एक परीक्षण चार्ज आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल, उसको हमने कहा F, W वो कार्य जो कि उस पॉइंट से यहां तक लाने में किया गया है, उस बिंदु पर उसे वैद्युत विभव कहते हैं। माना कार्य पर यूनिट चार्ज, माना एक आवेश को लाने के लिए कितना कार्य किया गया, तो वो W बाई Q से यहां पे इसको डिफाइन किया गया है। तो हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना है। अनंत में रखे हुए किसी परीक्षण चार्ज को लाने में, एक विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। ये इसमें अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं फिर उसे हम समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अतः यदि परीक्षण आवेश Q को बिंदु B से A तक लाने जाने में किया गया कार्य W हो, तो A व B के बीच का विभवांतर VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q होगा। कैसे, इसको अभी हम यहां पे समझते हैं। मान लो एक सिस्टम है, सिस्टम या निकाय, ठीक है, जो
क्रिएट हो रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण। अब मान लीजिए ये इसका केंद्र बिंदु और एक पॉइंट है यहां पे बी और एक पॉइंट है यहां पे ए। विभव और विभवांतर में अंतर क्या है? विभव मतलब अनंत से हम किसी एक आवेश को लेकर के आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, लेकिन विभवांतर क्या होता है? विभवांतर अनंत से नहीं है, हम एक आवेश को एक सिस्टम के अंदर, एक निकाय के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के जा रहे हैं, उसे ही हम कहेंगे वहां विभवांतर। जैसे मान लो यहां बी पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, उसको बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है सिस्टम के अंदर ही, निकाय के अंदर ही, बी से ए तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य ही बेसिकली क्या होगा? दोनों के बीच के विभव का अंतर। और उसे हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे? तो हम दोनों का जो डिफरेंस है वो ऐसे निकालेंगे कि बी पॉइंट पे विभव माइनस ए पॉइंट पे विभव बराबर से W अपॉन Q। एक आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य किया गया W अपॉन Q, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, वही हमारा विभवांतर कहलाएगा, VB माइनस VA। तो ये जो कार्य हो रहा है उस कार्य को ही हम विभव की परिभाषा से परिभाषित कर रहे हैं। अब विद्युत विभव के गुण क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स है, इसको हम देखेंगे। विद्युत विभव माना हमारा V, जो अभी हम देख रहे थे, जिसका फॉर्मूला है W अपॉन Q। ये एक अदिश राशि है और उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और ये शून्य भी हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। जैसे मान लीजिए ये विद्युत विभव, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइन से आपकी मतलब विद्युत क्षेत्र, और यहां एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो अगर ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस ओर है, तो अगर मैं पूछूं कि विभव किन किन जगहों पे क्या होगा, तो सबसे ज्यादा जो विभव है वो इस पॉइंट पे होगा, फिर उससे कम इस पे, फिर उससे कम इस पे। माना विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ साथ जो विभव है, विभव की जो वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है। फिर दो समान और विपरीत आवेशों के बीच एक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। मान लीजिए दो आवेश है, तो ये मान के चलिए कि दोनों के बीच में जो विभव है वो शून्य होगा। कुल विद्युत विभव का मान सभी विभव के योग के बराबर होता है। कुल विद्युत विभव, अगर आपसे कहा गया है कि आपको टोटल इक्विवेलेंट विभव निकालना है, विद्युत विभव निकालना है टोटल, तो वो इंडिविजुअली हर एक विभव जो अलग अलग आपको मिल रहे हैं उन सब के टोटल योग के बराबर होगा। तो यहां बताया कि V इक्विवेलेंट जो है वो होगा आपका टोटल विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये आगे के डेरिवेशंस में हम इसको समझते हुए चलेंगे, ये इसके कुछ गुण है। फिर विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र है वो है mL2T-3A-1। कैसे? आप अगर ध्यान से देखो यहां पे W बराबर से, हम देख रहे थे V बराबर से W अपॉन Q है। जो वर्क है, कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो हम पढ़ चुके हैं पहले, mL2T-2 होता है, और जो आवेश है वो होता है AT। तो अगर मैं इनको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा mL² T-3A-1। तो इस तरीके से आपका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा इसके लिए ये। और अगर हम इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो SI यूनिट इसकी होगी V बराबर से W अपॉन Q
या फिर हम इसको कह सकते हैं कार्य के लिए हो जाएगा जूल, और आवेश के लिए हो जाएगा कूलॉम। तो जूल प्रति कूलॉम, ये इसकी एसआई यूनिट होगी, यहां लिख देते हैं। और इसको हम वोल्ट से भी कहा जाता है, इसको यहां पे हम कर देंगे वोल्ट। तो विभव जो है उसकी यूनिट जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट भी हम कहेंगे। तो वोल्ट मतलब समझ जाइए हम किसकी यूनिट बता रहे हैं, किसकी इकाई बता रहे हैं, वो हम बता रहे हैं विभव की। अब समविभव पृष्ठ, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले बताना चाहूंगा, उसके बाद हम उस टॉपिक पर आएंगे। बिंदु आवेश के कारण विभव, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि अगर अनंत से किसी आवेश को हम एक विद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो वहां तक लाने में जो कार्य किया गया है उस कार्य को ही हम विभव कहते हैं। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि आखिर विभव की वैल्यू क्या होगी। तो बिंदु आवेश के कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होता है, मान लीजिए हम एक चार्ज ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं Q प्लस Q। फिर से कर देते हैं इसको। मान लीजिए ये एक बिंदु पे आपका जो आवेश है वो है प्लस Q, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है O, और हमें अनंत पे एक, यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं काफी दूर, इसको हम बोल देते हैं A। यहां पे एक आपका परीक्षण आवेश या फिर आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि आखिर इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए कितना कार्य हमें करना पड़ता है। तो अगर हम यहां पर देखें विभव की, अगर हम यहां पे बात करें तो मान लेते हैं हम कि यहां से इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, बिंदु B। ये थोड़ी सी डिस्टेंस है इस चार्ज से इस B तक की, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं dx। इन दोनों के बीच जो टोटल डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं x। यहां तक की x डिस्टेंस ले लेते हैं, और इन दोनों के बीच यहां से हम ले लेते हैं r दूरी। और हमें क्या करना है, अभी यहां पे जो ये आवेश है इस आवेश को हमें लेकर के आना है इस बिंदु तक, ठीक है। फिर इस बिंदु तक जो लाने में विभव होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम A से B, एक मैंने पॉइंट ले लिया है जो A से बहुत करीब है, इनकी डिस्टेंस बहुत कम है, वो डिस्टेंस हम लेके चल लेते हैं dx, ठीक है। हमें इस चार्ज को B तक तरफ क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे प्लेस करना है, B पॉइंट पे लेके आना है। तो हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं, तो मैं dx को यहाँ माइनस dx कर सकता हूं, या अगर आप उसकी डेफिनेशन से भी चलेंगे तो अगर आप कॉस के हिसाब से भी देखेंगे, थीटा से भी देखेंगे, तो कॉस 180 डिग्री, ये जो फोर्स इस तरफ लग रहा है F, इस पॉइंट पे जो चार्ज है इसके विरुद्ध में एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है F, और ये जो पॉइंट B है, ये जो विस्थापन हो रहा है वो अपोजिट साइड में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में है और विस्थापन पीछे की ओर है। तो ऐसा होने पर अगर हम देखें दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाता है, 180 डिग्री का। तो अगर cos 180 डिग्री की भी बात करें तो वो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे dx को हम माइनस लेकर के चल रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच
हमें निकालना है v, और v का हमें पता है, इसका फॉर्मूला है W अपॉन Q, तो हमें कार्य भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे आवेश से डिवाइड कर देंगे। तो अभी हमें विभव निकालना है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में आखिर बल कितना लग रहा है। तो आपको याद होगा जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है K Q नॉट, ये दोनों चार्जेस, अपॉन R स्क्वायर या एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि अभी हमने इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी ली है वो हमने x ली है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज, और k आपको पता है ये एक नियतांक है, इसका जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो ये आपका f हो गया। अब अगर हम इस बिंदु से, अभी हम इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए विभव निकालते हैं, तो इस बिंदु से यहां तक इस चार्ज को लाने में कितना कार्य किया जाना है, ये माइनस यहां पे कितना कार्य किया जाना है, तो कार्य हम निकाल लेंगे यहां पे W A to B, ये हो जाएगा आपका बल गुणित विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला होता है। तो बल गुणित विस्थापन, बल F गुणित आपका विस्थापन हो जाएगा dx दूरी है a से b की, और अगर आप चाहो तो यहां पे मैं cos 180 लिख करके भी -1 लिख सकता हूं, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको -dx कर दें, -ds cos थीटा, जो ये एंगल है आपका 180 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण ये माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका f, और f की हमारी वैल्यू क्या है? f है हमारा k Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मैं यहां लिख देता हूं k Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू -dx। ये हमारा अभी क्या हो गया? कार्य। ठीक है, ये dw रहेगा, ये बल का वो हो गया, लेकिन हमारा कार्य इससे यहां तक कराने में छोटा सा कार्य है, तो आप इसको WAB की बजाय यहां लिख दो आप dw माना यहां से यहां तक जो छोटा सा कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस भी dx है, तो दोनों के बीच कार्य भी कितना हो रहा है? dw कार्य हो रहा है। तो हम देख रहे थे यहां पे dw बराबरी से k Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू -dx। अब हमें जो कार्य निकालना है वो कार्य निकालना है हमें A पर जो चार्ज है उस चार्ज को O तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये पूरा निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे, dw बराबरी से k Q नॉट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -dx। ठीक है, लेकिन अब आपको देखना है कि अब यहां पे लिमिट हम क्या लगाएंगे, क्योंकि आप देखो ये हमने यहां पे लिखा और ये dw को हमने इंटीग्रेट कर दिया, समाकलन करने पे हमें टोटल कार्य पता चल जाएगा कि b पर जो हमारा चार्ज है उसको o तक लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर -dx, लेकिन हम इसकी लिमिट क्या लगाएंगे? हम ला रहे हैं इंफिनिटी से r तक। कैसे? आप ये देखिए, आपका जो चार्ज है वो यहाँ इंफिनिटी पे रखा हुआ है, उसे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस तक ला रहे हैं? r तक, है ना। q से ये कितनी दूरी पे है? r तक है, तो हम इसे लेकर के आ रहे हैं अनंत से इस पॉइंट माना जो कि r डिस्टेंस है, r तक लेकर के हम आ रहे हैं। इसीलिए मैं लिमिट क्या दे दूंगा? इंफिनिटी टू r। तो अब यहां पे हम इसको रख देते हैं, ये dw हो जाएगा आपका w k Q नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आप इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर, बेसिकली क्या हो जाएगा x टू द पावर -2
और आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है, जब हम समाकलन करते हैं 1/x² का, तो ये ऊपर में x⁻² + 1 और नीचे ये हो जाएगा -2 + 1 और यहां से यहां ये इंफिनिटी टू r। फिर इसके बाद इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं k, तो ये कितना हो जाएगा x⁻² - 2 + 1 x⁻⁻1 अपॉन -1 और यहां पे एक माइनस पहले से चल रहा था, ठीक है, ये माइनस यहां ऑलरेडी है ही है, ठीक है, तो ये -1 आ गया, यहां आपका इंफिनिटी टू r। आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, k q0, ये माइनस से ये माइनस यहां कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा k q0 और यहां आपका आ जाएगा x⁻⁻1 मतलब 1/x, तो वो हम यहां लिख देंगे 1/x इंफिनिटी टू r। यहां पे हम कर देते हैं k q0, लिमिट हम इसमें पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/r -1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा आपका 0, तो आपका यहां पे वर्क आ जाएगा k q0 अपॉन r, ये आ गया आपका किया गया कार्य, ठीक है। कार्य कि अनंत से किसी बिंदु को O तक जो लाने के लिए कितना कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हो यहां पे जो ये चार्ज है इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो है आपका टोटल कार्य, लेकिन हमें कार्य नहीं निकालना है, हमको निकालना है विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव अभी हमने देख लिया, W क्या आ गया k q0 अपॉन r। हम जानते हैं आपको हर एक पॉइंट इस तरीके से लिखते चलना है इसमें, जैसे शुरू में भी जब आपने शुरू किया तो आप जो चीजें हमने यहां की है आप उसको लिखते चलेंगे कि हम मानते हैं कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है और अनंत पे एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण चार्ज हमने लिया है और उस चार्ज को हमें बिंदु O तक लाना है इस विद्युत क्षेत्र में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट B लिया, पहले हमने इनके बीच के जो डिस्टेंस है dx दूरी पर एक पॉइंट लिया जहां हमने कार्य को निकाला। तो ऐसे छोटी छोटी जो पॉइंट्स है जो हम कह रहे हैं यहाँ पे वो आपको इसमें लिखते जाना है डेरिवेशन में। हम जानते हैं क्या, हमें पता है विभव क्या होता है W अपॉन Q0, Q0 टेस्ट चार्ज के लिए Q0। तो यहां पे हम इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 से W को लेते हैं, इस फॉर्मूला में रखेंगे V इक्वल टू W क्या हो जाएगा आपका K Q0 अपॉन R बटे Q0। तो Q0 से Q0 कैंसल हो जाएगा, तो हमारा V क्या आ जाएगा K Q अपॉन R। तो ये हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना हमें मिलता है, वो हमने इस डेरिवेशन में देखा। अब जो विभव हम निकालेंगे वो विभव निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी हमने देखा था कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, या फिर निरक्षीय स्थिति में माना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कितनी वैद्युत विभव कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बिल्कुल उसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना हमें प्राप्त होता है। तो दोनों केसेस देखेंगे हम उसमें, एक एक्सिस पे अक्षीय स्थिति में और एक हम देखेंगे विद्युत विभव इक्वेटोरियल लाइन पे मतलब आपके निरक्षीय स्थिति में। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में।
तो आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? समान और विपरीत आवेश वाले जो हमारे चार्ज है, आवेश है, वो होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम एक ले लेते हैं चार्ज -q, और यहां पे हम ले लेते हैं एक चार्ज +q। इसको पॉइंट दे देते हैं हम A, और इसको दे देते हैं B, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है ये O, जो दोनों के सेंटर पॉइंट पे। ये हमारा द्विध्रुव हो गया। अब हमें निकालना है विभव। विभव हम किसी पॉइंट पे अक्षीय स्थिति पे निकालेंगे कि इन दोनों द्विध्रुव के कारण आखिर हमें विभव क्या मिलता है। तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है ये P, ये पॉइंट है P, और इसके ऊपर हमें निकालना है इन द्विध्रुव के कारण क्या विभव आता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर ले तो मान लीजिए, हाँ, ये दोनों जो द्विध्रुव है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी आपकी यहां से यहां तक की 2l। 2l मतलब आप, ये हो गई l और ये हो गई l, और इस मध्य बिंदु से यहां से आपके इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं r। समझ आ रहा है? ये आपके द्विध्रुव हमने लिए हैं, जो हमने पहले भी पढ़ चुके इसके बारे में। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 2l, या आप 2d ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। हमने यहाँ 2l लिया है, और ये पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें इन द्विध्रुव के कारण जो विभव क्या प्राप्त हो रहा है वो हमें निकालना है। और इस पॉइंट P से इन दोनों के बीच का जो मध्य पॉइंट है O, उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आप इस तरीके से इसको लिखते चलेंगे कि हम मानते हैं कि दो चार्जेस हमने लिए है ना, एक +q एक -q, और एक हमने पॉइंट P लिया है जिसपे हमें अक्षीय स्थिति में हमें उस पे विभव प्राप्त करना है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, और इनके मध्य पॉइंट और इसके बीच की दूरी r है। ऐसे हमें इसमें लिखते हुए चलना है। देन अभी हम अगर यहाँ पे बात करें तो मैं यहां लिख लेता हूं -q से, या फिर हम पॉइंट A से लिख देते हैं, ठीक है, -q भी चलेगा। -q से P की दूरी, ये कितनी हो जाएगी? इन दोनों के बीच के पॉइंट से यहां तक की दूरी r है, तो r प्लस l, ये हो जाएगी आपकी r प्लस l, और +q से P की दूरी r माइनस l, यहां से यहां तक की r है, तो इन दोनों के बीच O से B तक की दूरी कितनी है? L, तो इस P से B तक की दूरी कितनी होगी? R माइनस L। अब हमें निकालना है विभव इस पॉइंट पे। तो हम पहले एक एक आवेश के कारण, कि -q के कारण इस P पे कितना विभव हो रहा है, +q के कारण इस P पे कितना विभव हमें प्राप्त हो रहा है, दोनों को हम अलग अलग निकाल लेंगे। बाद में इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पे जो हमें टोटल विभव प्राप्त होगा, तो हम जानते हैं कि विभव के जो हम गुण देख रहे थे शुरू में, जो प्रॉपर्टीज देख रहे थे, उसमें बात मेंशन थी कि आपको अगर टोटल विभव निकालना है तो उसके लिए आप अलग अलग विभवों को जोड़ सकते हैं। लिखा था ना उसमें V बराबर से V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पे यही होगा। तो हम पहले -q के कारण P पे कितना विभव है, फिर +q के कारण P पे कितना विभव है, वो निकाल लेते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं -q और +q के कारण विभव P पर, पॉइंट P पर।
तो माइनस क्यू के कारण क्या आ जाएगा आपका, v माइनस क्यू बराबर इसे k इंटू माइनस क्यू अपॉन r। क्या है आपका, r है आपका r प्लस एल। ये फॉर्मूला कहां से आया, हम इसको पहले ही निकाल चुके हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। फिर प्लस क्यू के कारण k इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल, इक्वेशन नंबर 2। ये हम देख चुके हैं, इसमें आप देख लो, माइनस क्यू से p की दूरी r प्लस एल, प्लस क्यू से p की दूरी r माइनस एल। अब हमें v इक्विवेलेंट निकालना है। इक्वेशन 1 एवं 2 को लेने पर हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को लेंगे, v इक्विवेलेंट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। तो ये कितना आ जाएगा आपका, v माइनस क्यू क्या है, k माइनस के क्यू अपॉन r प्लस एल, प्लस v प्लस क्यू क्या है, के क्यू अपॉन r माइनस एल। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं यहां पे, तो आपका v इक्विवेलेंट आ गया। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो के क्यू को मैं कॉमन निकाल सकता हूं बाहर, दोनों सेम है तो मैं इनको बाहर निकाल लेता हूं, के क्यू, और यहां पे आपका आ जाएगा ये 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन आर माइनस एल, ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। तो ये क्या आ गया, के क्यू बराबर, यहां तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, वो होता है हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल और आर माइनस एल। आर प्लस एल इधर गया, आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस प्लस एल, आर से आर कैंसल हो गया। यहां पे आ गया आपका के क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर आप जानते हो यहां 2l आ गया, यहां q है, तो q इंटू 2l, q इंटू 2a, याद करें अगर हम, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है p बराबर से q इंटू 2a। 2a जो 2a या यहाँ हमने l लिया है, ये दोनों जो आवेश है उनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे q इंटू 2l क्या हो जाएगा आपका, k, p में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है आपका q इंटू 2l, इसलिए हमने यहाँ पे p को रख दिया। अब अगर आप यहां पे हम ये मान के चले कि जो l है, r से l के बीच जो हमें यहाँ पे निकाला है, l क्या है, जो द्विध्रुव, जो हमारे द्विध्रुव है उनके बीच का जो पॉइंट है O, यहाँ पे हम देख रहे थे ना, ये L है, ठीक है। अब मान लो कि O से P तक की जो ये R दूरी है वो इन दोनों की दूरी से बहुत बहुत ज्यादा हो, नेचुरली बहुत ज्यादा ही होगी। हम बहुत दूर किसी पॉइंट पे विभव को निकाल रहे हैं, और द्विध्रुव जो होते हैं उनके बीच की दूरी वैसे ही बहुत कम होती है, और उनके मिड पॉइंट से उसकी दूरी वो और भी कम हो जाएगी। तो ये L हो गया। तो L को हम मान लेते हैं कि R से अगर ये बहुत बहुत छोटा हो या R उससे बहुत बहुत बड़ा हो, यदि R बहुत बहुत बड़ा हो L से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम L को क्या मान लेंगे, शून्य मान लेते, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका V इक्विवेलेंट आ जाएगा। किस केस में आ रहा है ये हमारा आ रहा है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में आपको क्या मिल रहा है, आपका फॉर्मूला आ रहा है विभव का, V इक्विवेलेंट की जगह मैं एक्सिस कर देता हूं, या फिर यहां पे हम लिख सकते हैं अक्ष, ठीक है, V इक्विवेलेंट ही रहने दो।
ये हमारा अक्षीय स्थिति में आपका विभव का फॉर्मूला आ गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं निरक्षीय स्थिति में, है ना। निरक्षीय स्थिति में हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब यह है, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक डाइपोल है, ये आप सीधा ही मान के चलो, थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा दिख रहा है, ये माइनस क्यू, ये है आपका माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू, और इनके बीच में एक पॉइंट है, हम इसको नाम दे देते हैं ओ, हमने पहले भी ओ दिया है। और इन दोनों से निरक्षीय स्थिति माना आप एक्सिस पे नहीं है। अब हम थोड़ा सा ऐसे चले जाते हैं वर्टिकल में या इक्वेटोरियल लाइन पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो मैं इसके लिए एक, हम मान लेते हैं यहां से यहां पे, ठीक है, यहां से यहां पे, ये आपका हो गया पॉइंट P, ठीक है। ये P पॉइंट पे आपको द्विध्रुव के कारण विभव को निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे द्विध्रुव के कारण विभव यहाँ पे? तो देखो माइनस क्यू के कारण इस P पे कितना विभव आ रहा है, प्लस क्यू के कारण इस P पे कितना विभव आ रहा है, दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है। यहां से यहां तक की दूरी है आपकी 2L। तो ये कितनी दूरी हो गई? L। और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी आप मान के चलो L, ठीक है। फिर आप ये देखो, यहां से इस पॉइंट की दूरी, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट की दूरी। अब ये दूरियां कितनी होगी? अगर आप इस दूरी की बात करो तो यहां पे ये दूरी आपकी कितनी होगी? नेचुरली, सॉरी यहां पे मैंने L लिख दिया, ये R है, R। ये है R, ठीक है। तो यहां पे R है ये। तो अब बताओ कि यहां से आप P तक की दूरी क्या होगी? ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो हम पाइथागोरस प्रमेय अगर निकालें, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, जो आपका कर्ण जो है बेसिकली वो आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब ये कर्ण मतलब क्या है आपका? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी लिया था हमने पहले भी। तो ए पी क्या होगा बेसिकली? ए पी क्या हो जाएगा आपका? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और एपी क्या और ये बीपी क्या, दोनों को सेम कर देंगे, क्योंकि आप देखोगे कि सब कुछ सेम है। यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो दोनों ही जो कर्ण है, दोनों के बीच की जो दूरी एपी और बीपी है, दोनों की दोनों ही सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास दोनों के बीच की दूरी आ गई, तो हम यहां पे लिख लेते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू से P की दूरी। आपको सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है कि आपने द्विध्रुव लिया है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, फिर वो किस तरीके से हमने पॉइंट कौन कौन से लिए हैं, ये आपको वहां पे हिंदी में लिख देना है। साथ में थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी उसमें। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम लिख रहा हूं। माइनस क्यू और प्लस क्यू से P की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? तो वो सेम है, वो है आपकी रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंडिविजुअली। अब अगर हम V माइनस क्यू की बात करें, जैसे हम पहले भी निकाल रहे थे, तो वो क्या होगा? माइनस के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं V प्लस क्यू की बात करूं, सेम फॉर्मूला आपको पता है ना, के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला है, हमने इससे पहले वाले में निकाल चुके हैं उसको। तो V प्लस क्यू ये कितना होगा आपका? ये होगा आपका के क्यू अपॉन
रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम इक्वेशन नंबर, ये अगर 1 दे दे, ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी हो गई 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन 1 और 2 जोड़ने पर हम v इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। वो क्या होगा आपका v इक्विवेलेंट, क्या होगा v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या होगा v इक्विवेलेंट, या फिर निरक्षीय स्थिति में अगर आपको यहाँ पे जो लिखना आप लिख सकते हो, निरक्षीय या अक्षीय, वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। v इक्विवेलेंट बराबर से आपका हो गया v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये डिनोट कर रहा हूं मैं कि आखिर ये विभव किसका है। ये विभव माइनस क्यू आवेश के कारण उस P पर है, और ये विभव प्लस क्यू आवेश के कारण उस P पॉइंट के ऊपर है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो माइनस क्यू के कारण क्या है, माइनस के क्यू अपॉन, चाहो तो इधर ऐसा कर लो, के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये माइनस, ये प्लस है, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0। तो आपका v इक्विवेलेंट निरक्षीय स्थिति में ये शून्य होता है। ठीक है, तो जैसा हम इसमें देख सकते हैं ये हमें 0 पे मिला। तो हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें एक द्विध्रुव लिया, फिर एक पॉइंट P लिया, फिर हमने एक माइनस क्यू के कारण हम विभव निकालना था तो P पर हमने 1 निकाला, फिर B से हमने P पे निकाला, और इस तरीके से हमने ये टोटल विभव हमने निकाला। अभी लेकिन अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव, मान लो हमारा जो द्विध्रुव है, मैं यहां बना लेता हूं, एक द्विध्रुव है हमारा, वो यहां है, ठीक है, और एक पॉइंट कहीं सामान्य जगह एक पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, ये एक पॉइंट है P और ये द्विध्रुव है, यहां पे रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, ये द्विध्रुव है आपका माइनस क्यू और ये है आपका प्लस क्यू। मान लो इससे पहले जो हमने देखा था, जो हम यहाँ पे विभव निकाल रहे थे, तो हमने बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिया था निरक्षीय स्थिति में। लेकिन जरूरी नहीं कि विभव एकदम मिड पॉइंट पे ही आपको निकालना हो सकता है आपको कहीं कोई जनरल पॉइंट है कहीं पे, तो उसके ऊपर आपको दोनों के कारण विभव को निकालना है। तो वो कैसे आप निकालोगे, वो हम इसमें देख रहे हैं। तो हमने एक द्विध्रुव लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में एक पॉइंट है O, और ये है आपका पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P जहां पे आपको इन दोनों ही आवेशों के कारण, द्विध्रुव के कारण आपको यहां पर निकालना है विभव। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट है, देखो बीच में नहीं है, ये कहीं और रैंडम पड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, वो चीज देख लो। O से P तक की दूरी आप मान लो R। ठीक है, और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी आप क्या मान लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी है 2L, जो हमने पहले भी मानी थी। तो इनके बीच की दूरी L, ये हो गया R। अब मुझे आप बताओ, माइनस क्यू से P की दूरी और प्लस क्यू से P की दूरी क्या बराबर होगी, जैसे हमने निरक्षीय स्थिति में देखा था, क्या ऐसे होगी, इससे पहले जो हमने देखा था
ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि साफ दिख रहा है कि माइनस क्यू से पी ज्यादा दूर है, प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस थोड़ी हमें कम दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेम नहीं मान सकते। तो मैं मान लेता हूं कि ये है आपका R1, ये R1 और ये हो गया आपका R2। ठीक है, और ये एक एंगल है थीटा। ठीक है, इस थीटा एंगल के ऊपर ये टिल्टेड है, 90 डिग्री नहीं है, ये इस तरफ टिल्टेड है। तो अब हमको निकालना है टोटल विभवांतर। तो हम निकाल लेते हैं इसके बीच का विभवांतर। तो अभी हम इसमें लिखते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण ये पॉइंट ए है आपका। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये ओ, ये पी। ठीक है, तो हमने सब चीजों को अभी माना हुआ है, हमारे पास कोई वैल्यू अभी है नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण पी पर विभव कैसे निकालेंगे। तो पहले इंडिविजुअली माइनस क्यू के कारण पी पर, फिर प्लस क्यू के कारण पी पर कितना विभव पड़ रहा है। तो सेम जो हम इससे पहले भी प्रैक्टिस करते रहे, V माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा आपका, नेचुरली माइनस क्यू के कारण है तो ये होगा माइनस के क्यू अपॉन R1। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, होगा नहीं होगा, माइनस क्यू है, माइनस के कारण माइनस के क्यू R1, माइनस क्यू से P के बीच की दूरी। फिर V प्लस क्यू क्या होगा आपका, V प्लस क्यू होगा आपका के क्यू अपॉन R2, के क्यू अपॉन R2 प्लस क्यू से B से P तक की दूरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, हमें टोटल विभवांतर इन दोनों के कारण कितना आ रहा है वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, दोनों को हमने जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, V इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, V इक्विवेलेंट वो आ जाएगा V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। तो माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, हम के क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, के क्यू को बाहर निकालने पे R1 R2 और ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1, ये आपका फॉर्मूला आ गया। मैंने थोड़ा इसको डायरेक्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, के क्यू बाहर निकाला, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 बचा, तो R2 इधर गया आपका। ठीक है, और R2 माइनस R1 हो गया, नहीं ऐसे नहीं होना था। ठीक है, हाँ ये माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस बाहर, और आपका ये आ गया 1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R1। ठीक है, माइनस मैंने इसका बाहर ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या चीज मिलेगी, इससे पहले एक मिनट, ये R2 माइनस R1 नहीं, इसको माइनस को हटा देते, चाहे तो रख सकते अभी, लेकिन ठीक है इसको हम अभी से इसको ऐसा करके चलेंगे, अदरवाइज फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। आप अगर देखो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो ये हो गया आपका R1 R2 और ये हो गया आपका R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 माइनस मत करो, अभी R1 माइनस R2 रहने दो ताकि समझ में आ जाए। अब ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप मान लो कि ये जो द्विध्रुव है इनसे बीच की P की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट बराबर हो, वो R के बराबर हो, इस चित्र में, इस पिक्चर में तो हम देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत दूर है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो द्विध्रुव के बीच की दूरी ही बहुत कम होती है। तो अगर उन दोनों के बीच की दूरी और इस पॉइंट की दूरी हम बराबर मान ले, है ना, मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे इन चित्रों को मत देखो आप, मैं आपको यहां से बता रहा हूं। मान लो ये आपका द्विध्रुव रखा हुआ है जिससे ये P की एक, ये यहां है, एक
यहाँ द्विध्रुव रखे हुए हैं आपके, मैं बता रहा हूँ एक करके, और ये एक यहाँ बनाना भी मुश्किल है मुझे। देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ क्या किया, ये आपका प्लस क्यू, ये सॉरी ये माइनस क्यू दे दो इसे, क्योंकि माइनस ही देके चल रहे हैं। ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, और ये बीच का पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप अभी देखोगे यहां से यहां तक का, तो आपको सब बराबर ही दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी यदि R1 बराबर R2 बराबर R हो, ठीक है, R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो क्या होगा, नीचे तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। हम यहां पे देख लेते हैं इक्वेशन KQ, यहां छोड़ दो, अभी नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका R स्क्वायर। R1 माइनस R2 क्या होगा, अब आपको यहां थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना होगा। R1 माइनस R2 आपका क्या होगा, आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां बिल्कुल ये परपेंडिकुलर हो सकता है मेरे चित्र में इतना क्लियर नहीं दिखे, लेकिन मान लो ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहां से यहां ये 90 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर जो डला है, तो अब इस पॉइंट से यहां तक की दूरी और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि देखने में समझ में आ रहा है कि ए से पी की दूरी ज्यादा है, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, प्लस क्यू से बी से पी की दूरी के। तो मान लो यहाँ एक परपेंडिकुलर डल गया, तो अब ये दोनों की यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी हो गई बराबर। तो इससे अब आपको क्या समझ में आएगा कि R1 और R2 में कितना डिफरेंस है। R1 और R2 में डिफरेंस R1 माइनस R2 ये होगा आपका, ये यहां से यहां तक ये होगा आपका R1 माइनस R2। तो अगर मैं यहां पर एक उसको लगा दूं, तो यहाँ के जो, अगर आप देखो 90 डिग्री है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2L कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस 2L कॉस थीटा, ये वाला। तो ये टोटल R1, तो R1 माइनस R2 ये होगा, होगा नहीं होगा, तो R1 माइनस R2 की जगह मैं लिख दूंगा माइनस 2L कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा Q इंटू 2A, पहले भी किया हमने, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये हो जाएगा K माइनस KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। और यदि ये क्या आ गया आपका V इक्विवेलेंट जनरल पॉइंट पे, यदि थीटा 0 डिग्री हो, तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। और यदि थीटा आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये किस स्थिति में आ रहा है हमारा फॉर्मूला, ये आ रहा है हमारा जब कोई रैंडम पॉइंट पर हमें विभव को निकालना हो। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया, अभी हम इसके आगे देखते हैं। समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव, ठीक है, ये हमें समझना है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना जरूरी है, और वो है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच संबंध, ये क्यों, क्योंकि इसे समझने के बाद ही मैं आपको वो गोलाकार वाली चीज समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो रिलेशन की मदद से हम आगे चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या रिलेशन है, मान लो एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट, आप पॉइंट मतलब एक पॉइंट चार्ज आपका वो है आपका यहाँ पे प्लस Q, ठीक है, और सेम एक पॉइंट B है जहां पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस Q0, ठीक है, यहां से अब ये समझ लो जो भी अनंत तक का, तो ये आपका चार्ज जिसके कारण विद्युत क्षेत्र है,
और ये प्लस क्यू नॉट जिसको आपको बी से पीछे लेकर के आना। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट ए जो कि बी के पास ही है, और इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी dx। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूं यहां पे, क्योंकि प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू नॉट पे एक फोर्स जरूर लग रहा है, बल लग रहा है, वो बल क्या होगा, वो बल इस तरफ लगेगा, उसकी दिशा होगी इस तरफ F, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी QE। आप जानते हो आवेश, आवेश और E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो ये प्लस QE होगा। ठीक है, हम इसको अगर ऐसे ले लें, ये तो चलो ये हो गया आपका, इसको हम कैपिटल Q ले लें, ये आपका मान लो कैपिटल Q हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो गया, ये प्लस Q हो गया आपका। ठीक है, और इन दोनों के बीच एंगल कितना हो रहा है, फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस ओर हो रहा है। ठीक है, विस्थापन पीछे की ओर है, फोर्स इस ओर है, तो ये थीटा कितना बन गया आपका 180 डिग्री। तो अभी हम दोनों के बीच में संबंध निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में। तो यहां हमने देख लिया फोर्स हो गया Q इंटू ई, ये dx हो गया F इजिकल टू Q इंटू ई, और यहां पे हम देख लेते हैं वर्क। अगर हम वर्क की बात करें, वर्क इंटू किस किस के बीच में, A और B के बीच में, B से A तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है वो हम अभी देख लेते हैं इसके द्वारा। तो हमें पता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन कॉस थीटा। मैंने इससे पहले कॉस थीटा लिखा नहीं था, आपको अगर याद हो तो मैं डायरेक्टली उसमें -1 ले लिया था, dx इस दिशा में है ना। तो WAB, अब अगर हम देखें इसको छोटे, इसमें छोटा सा कार्य है ये, तो ये कितना हो जाएगा F आपका हो गया Q इंटू E, विस्थापन आपका हो गया dx कॉस थीटा, थीटा यहां हो गया 180 डिग्री, तो कॉस 180, तो कॉस 180 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे Q माइनस QE dx, और ये आपका जो DWAB, या फिर हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे। ठीक है, DWAB और माइनस Q इंटू ई dx, इसको आगे देख लेते हैं हम, यहाँ पे लिख दो। तो यहां ये क्या हो जाएगा, DWAB इज इक्वल टू क्या था, माइनस QE dx माइनस QE dx। तो यहां पे हम Q को अगर इधर भेज दे, ठीक है, ये x हमने किया, x की जगह आप r भी लेकर के चल सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे अगर r ले लूं, है ना, आप x की जगह r भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है। DWAB अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस E dx। आप x की जगह r भी लेकर के चल सकते हो। ये आपका हो जाएगा dV, क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज, और ये हो जाएगा आपका माइनस E dx। ठीक है, अगर दोनों तरफ को समाकलन हम कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, ये आपका और क्या हो जाता है, अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये हो जाता है आपका E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत काम में आता है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx।
या फिर आप इसको V/D से भी, इसको अगर हम कहिए तो छोटे के लिए ना, तो हम इसको आगे जाकर के V/D, इससे भी हम इसको समझेंगे। दोनों तरफ समाकलन हमने कर दिया, तो ये जो हो जाएगा ये dV इक्वल टू -E dx, और अगर dV क्या हो जाएगा आपका V, तो माइनस बाहर ले आओ, तो ये हो गया आपका E dx, या फिर इसको आप R भी लगा के कर सकते हो, बात यहाँ पे एक ही है। तो ये रिलेशन है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और ये विभव के बीच का। इसको हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये हमें काफी काम में यहाँ पे आता है। ठीक है, चलो अभी हम इसमें जो समझने वाले थे इसको मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि मुझे उस रिलेशन का यूज करना था। समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव क्या होता है? देखो, आपके पास में एक गोलाकार खोल है, ठीक है, एक चालक है गोल, उसके कारण विद्युत विभव, तीन स्थितियों में हम यहां पे इसको समझेंगे। एक, ये गोला है, चालक आपका, इसका पॉइंट O, ठीक है, इससे गोले से बाहर कोई बिंदु है, ठीक है, अनंत से किसी चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, अनंत से उस चालक के सतह पे, माना उसकी सरफेस पे लाने में कितना कार्य हो रहा है, या फिर उसके अंदर लाने पे कितना कार्य हो रहा है, इसको हम अभी समझते हैं। तो इंडिविजुअली हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक चालक जो है, उस गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विभव, तो ये मैं इसको A लिख देता हूं, गोलीय चालक के बाहर बिंदु पर विभव, ठीक है, ये आपका एक गोलीय चालक है, इस पे ये O इसका सेंटर पॉइंट है। आप समझो यहां पे एक बिंदु P है, ठीक है, और अनंत से किसी आवेश को यहां पे लाया जा रहा है। कोई एक टेस्ट चार्ज है आपका +Q, उसको कहां लाया जा रहा है? इस बिंदु पर लाया जा रहा है। तो क्या विभव होगा? ये आपका एक गोलीय चालक, और ये इसके बाहर किसी बिंदु पर अनंत से किसी जगह से इसको यहां पे लाया जा रहा है, तो विभव कितना होगा? तो आप ये समझो पहले, ये जो गोलीय चालक है, इसकी जो रेडियस है, मतलब यहां से इसकी सरफेस की जो डिस्टेंस है, वो मान लो आप कैपिटल R, ठीक है, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, ठीक है, ये है आपकी कैपिटल R, या इसको यहां पे हम थोड़ा सा सही से कर ले, ये आपका पॉइंट, और यहां से ये है आपकी कैपिटल R, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से P तक की डिस्टेंस जो है, ये हम लेके चलेंगे स्मॉल r, ठीक है, ये P से इसके सेंटर की, और सतह से, माना इसकी सरफेस से इसकी डिस्टेंस है कैपिटल R। अब इस पॉइंट पे हम किसी आवेश को लेकर के आ रहे हैं, तो क्या होगा? हम किस तरीके से निकालेंगे? हम अब उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो रिलेशन हमने अभी यहाँ पे देखा था। हमने एक रिलेशन देखा था विभव निकालने के लिए, वो था हमारा माइनस ऑफ, ये होगा आपका माइनस ऑफ E इंटू dx की जगह हम कर देंगे यहाँ पे dr, ठीक है, क्योंकि यहाँ r की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे dr कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा, E की वैल्यू क्या होती है आप याद करो, इससे पहले हम ऑलरेडी जानते हैं, E होता है हमारा KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, ये वैल्यू होती है जो हम इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद करना होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। अब हम इसको यहां पे रखेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान से देखो कि हमें विभव निकालना है, हम विभव निकाल रहे हैं, V इज इक्वल टू माइनस
ई हमारा क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपन आर स्क्वायर और लिमिट है हमारी डी आर। ठीक है, तो अब अगर आप देखो लिमिट हमें यहाँ क्या लगानी है, ये तो हमारा डी आर हो गया, ये हमारी लिमिट क्या लगानी है यहाँ पे, हम उस पॉइंट को इंफिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, आर दूरी तक, इंफिनिटी से आर दूरी तक लेके आ रहे हैं, इसलिए हमारी लिमिट क्या होगी, इंफिनिटी टू आर। अब अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम के क्यू को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, के क्यू को बाहर ले लेते हैं तो ये इंटीग्रेट होगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये आपकी लिमिट हो गई आर और ये हो गया आपका इंफिनिटी, इस तरीके से होगा। अब के क्यू ये हो जाएगा आपका वन अपॉन आर, ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका, माइनस और माइनस, यहाँ ऑलरेडी भी एक माइनस हमारा चल रहा था, ये माइनस चल रहा था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये आ गया आपका वन अपॉन आर, ये हो गया आपका इंफिनिटी टू आर। तो आपको विभव यहां क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन, अगर आप लिमिट्स देखो, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, तो यहां पे आपको क्या मिला, के क्यू अपॉन आर, ये क्या आ गया आपका v। v किस केस में आया है, आपका विभव आपको मिला है जब गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर हम विभव को प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां पे बाहर, तो यहां लिख देना गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विभव के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका बी पार्ट, गोलीय चालक की सतह पर। ठीक है, आप देखो ये चालक है, इसका ये पॉइंट O है, ये पॉइंट ये है यहाँ पे P। पहले हमने बाहर किसी बिंदु पे देखा था, अब हम देखेंगे उस गोलीय चालक की सतह पर, और इन दोनों के बीच की जो दूरी वो हमने देखी थी वो है R। ये कितनी है, कैपिटल R। ठीक है, तो कैपिटल R है ये, तो अभी हम इसमें यहाँ पे कैपिटल R ही आपका उस पे वो रहेगा। तो अब हम यहाँ पे इसकी सतह पे निकाल लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं, v इक्वल टू माइनस ई डी आर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा माइनस ई डी आर, मतलब लिमिट क्या रहेगी इसकी, लिमिट रहेगी आपकी इंफिनिटी से, ये देखो यहां से किसी P पर, अनंत से कोई जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको हम लेके आ रहे हैं सतह पर P पर, तो डिस्टेंस कितनी है R, कैपिटल R। तो यहां पे ये होगा इंफिनिटी टू कैपिटल R, इंफिनिटी टू कैपिटल R, यहां पे हम लेके आ रहे हैं। तो आपका E क्या होगा, सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डी आर। तो अगर आप यहाँ पे निकाले इसको, तो के क्यू को हम बाहर निकाल ले, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ आपको आर स्क्वायर, सेम चीज, सेम टू सेम सब कुछ हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे आपकी लिमिट क्या आ जाएगी, इंफिनिटी टू आर। पिछला जो डेरिवेशन था उससे बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ, बस स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर कर दे रहे हैं, बाकी कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, माइनस के क्यू वन अपॉन माइनस आर, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस वन अपॉन आर, कैपिटल आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर।
तो ये क्या आ गया आपका, ये कैपिटल आर यहां आ जाएगा, के क्यू 1/R माइनस 1/इंफिनिटी, ये आ गया आपका के क्यू/R। ये हो गया आपका विभव कहां पे, गोलीय चालक की सतह पर। सब कुछ सेम है, बस याद रखो इससे पहले वाले में स्मॉल आर हमने ली थी उस बिंदु तक की दूरी, और इसमें हमने लिया है कैपिटल आर उसकी सतह से वहां तक की दूरी। अब तीसरा इस केस में है, अगर विभव जो हमें निकालना है वो इस गोलीय चालक के अंदर निकालना है, गोलीय चालक के अंदर, तो अब कैसे निकालेंगे। अब यहां पे हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, ये आपका सेंटर है, और इनके बीच की दूरी देखो, जो इसका रेडियस है, रेडियस तो इसकी अभी भी कैपिटल आर ही हम मानेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम ले लेंगे आर, स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब इस बिंदु पर हमें विभव निकालना है इस गोलीय चालक के कारण, तो यहां पे मैं लिख देता हूं C गोलीय चालक के अंदर विभव, गोलीय चालक के अंदर विभव। तो गोलीय चालक के अंदर विभव निकालने के लिए सेम, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अब मान लो ये जो पॉइंट है ये इंफिनिटी है, ठीक है, तो अब इंफिनिटी से हम यहां तक के लिए कैसे निकालेंगे, अगर आपका कोई प्लस क्यू है, ठीक है, उस चार्ज को हमें इस पे लाना है, तो कैसे करोगे, उस विभव को कैसे निकालेंगे। तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम देखते हैं कि अनंत से किसी बिंदु को हम उसकी सतह पर लेकर के आए तो उसके लिए विभव कितना होगा, और उसके बाद देखेंगे कि सतह से वहां तक ले जाना है आपको, ठीक है, आर दूरी तक ले जाना है, तो आपका विभव क्या होगा। तो हम दोनों को पार्ट बना करके उसको इस तरीके से निकालते हैं। तो कैसे होगी ये चीज, अगर आप ध्यान से देखो, V इज इक्वल टू माइनस EDR। तो पहली हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से सतह पर लाने में आपको कितना विभव लग रहा है, E इंटू DR, इंफिनिटी टू कैपिटल R, ठीक है, इंफिनिटी टू कैपिटल R, ये R है ना, इसकी जो रेडियस है वो R है, जीरो से O से इसकी जो दूरी है वो कैपिटल R है। तो हमने सोचा कि सतह पे लाने में जो है वो कर दिया प्लस प्लस, ये तो माइनस ही रहेगा यहां पे। अब दूसरी क्या होगी, इस कैपिटल R से इस R तक की दूरी, कैपिटल R से R तक, तो कैपिटल R से R तक कितना होगा, कैपिटल R से स्मॉल r तक, ये भी हम लेंगे E इंटू DR, ठीक है, E इंटू DR हो गया ये। तो यहां पे आपको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी टू R E इंटू DR प्लस प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आपको ध्यान हो, किसी भी गोलीय चालक, किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो शून्य होती है, और वो शून्य हो गई यहाँ पे, तो ये पूरा पोर्शन ही आपका क्या हो गया, ये वाला पार्ट ही आपका शून्य हो गया, ये शून्य हो गया, तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेगा इंफिनिटी टू R E D R। अब इसके बाद का जो पूरा डेरिवेशन है वो सेम टू सेम है इससे पहले वाले जैसा, तो वहां पे हमें क्या वैल्यू मिली थी वो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, वो हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस हो जाता है, वो हो जाएगा आपका KQ/R, मतलब अंदर में जो कार्य किया जा रहा है वो शून्य हो रहा है, चालक के अंदर जो कार्य हो रहा है वो शून्य हो रहा है ना, तो विभव सेम टू सेम होगा जैसे पहले था, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तीनों की स्थिति में क्या क्या था, सतह से बाहर, सतह पर और सतह से अंदर, ऐसे अगर मैं लिख लूं तो आपको तीनों स्थिति में क्या मिला, यहां पे मिला आपको KQ/r
यहाँ पे मिला आपको के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यहाँ पे आपको मिला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो यहाँ दोनों जगह सेम होगा। ठीक है, तो ये हमने इसमें समझा कि आखिर गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु, मतलब गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, उसकी सतह पे कितना होगा और उसके अंदर कितना होगा। इसके बाद अब जो मैं समझा रहा हूं आपको वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समविभव पृष्ठ। इस समविभव पृष्ठ क्या होता है, मैंने इसको थोड़ा सा आपको बाद में लिया क्योंकि इसका कारण था कि कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे इसमें समझाने थे। समविभव पृष्ठ माना एक ऐसा पृष्ठ है जिस पृष्ठ के हर बिंदु के ऊपर, जिस पृष्ठ के हर बिंदु के ऊपर जो विभव होता है वो इक्वल होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। कैसे, मैं आपको डायग्राम के साथ बता देता हूं, लेकिन आप पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, समान होगा। जैसे मान लो, सपोज ये एक आपका वैद्युत पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट O है, ये सपोज जो भी डिस्टेंस है इसकी R ले लो, और यहां पे जो है ये जो पृष्ठ है इसका, ये इसका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर आवेश बिल्कुल सेम है। और इनका कहना ये है, समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि इस पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव एक समान होगा। विभव माना के क्यू अपॉन आर, बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो इस पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर, इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर। अगर आप हर जगह देखो तो क्या है, हर जगह आपका जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। यहां पे भी के क्यू अपॉन आर, विभव हर जगह सेम होगा किसी भी पृष्ठ पर। अच्छा, मान लो अगर मैं इसी के अंदर एक और सर्कल बना दूं, चलो इसी के अंदर हम एक और चीज कर लेते हैं, मैं इसके अंदर एक और सर्कल बनाता हूं। सपोज ये एक और मैंने सर्कल बना दिया, संकेंद्रित। संकेंद्रित मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब मेरा कि सेंटर सेम है, सेंटर इनका सेम है, ये सेंटर सेम है। ठीक है, लेकिन एक और गोला हो गया। तो यहां पे भी अब मान लो ये तो चलो दूरी r थी, ठीक है, चलो ये जो दूरी थी ये आपका O, और ये वाली दूरी सपोज r थी, और ये वाली दूरी आपकी है कैपिटल R। तो इसके भी हर पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। कैसे, लेकिन आप ये देखिए यहां पे r छोटा r है, मतलब इसकी वैल्यू अलग है, और अंदर जो r है इसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, तो इस पृष्ठ के ऊपर, इस पृष्ठ के ऊपर जो भी विभव होगा उन सबकी वैल्यू इक्वल होगी। इस पृष्ठ के ऊपर जो भी विभव होगा उन सबकी वैल्यू सेम होगी, एक जैसी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पृष्ठ पे जो विभव है और इस पृष्ठ के ऊपर जो विभव है, इन दोनों के बीच की जो विभव है वो एक समान होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्क किस में आ रहा है, आप देख सकते हो कि केंद्र से दोनों की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो दोनों की अलग अलग है। तो नेचुरली जो समविभव पृष्ठ होगा सिर्फ उसी के ऊपर जो उसकी वैल्यू है वो बराबर होगी। फिर देखिए आप क्या दिया है इसमें, समविभव पृष्ठ तलीय, ठोस आदि हो सकता है परंतु केवल एक बिंदु नहीं हो सकता। तलीय, ठीक है, ठोस या फिर तलीय ठोस हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं सपोज इस तरीके से कुछ होगा लेकिन कोई पॉइंट नहीं होगा समविभव पृष्ठ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसके ऊपर विभव की जो वैल्यू हो बिल्कुल सेम हो। तो ये सर्कल में मैंने बता दिया है, ठीक है, ये किसी भी शेप में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सर्कल ही हो। दूसरा, इसमें फिर पॉइंट दिया है समविभव पृष्ठ
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। हाँ, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऐसा क्यों? मान लो, आप मान लो सपोज ये एक पृष्ठ है और ये एक पृष्ठ है, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो इसको कट कर रही है वो इसके लंबवत होगी E1, और इसकी जो होगी वो E2। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उसके लंबवत ऊपर की ओर, एक की उसकी दिशा में होगी। ऐसा नहीं होता है ना, ये कंडीशन नहीं होती है, इसलिए कभी भी ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से नहीं होगा। फिर इसकी कंडीशन दी है कि आवेशित चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। आवेशित चालक का पृष्ठ, जो भी चालक, चाहे वो कोई एक प्लेट हो, ठीक है, वो भी समविभव पृष्ठ होगा, कोई गोला हो वो भी समविभव पृष्ठ होगा। तो ये चीज है, माना ये जो है ये सब क्या है, ये समविभव पृष्ठ होगा, चाहे गोला हो, लेकिन अगर आवेशित है तो वो समविभव होगा। फिर इसमें पॉइंट दिया है, एक बिंदु आवेश Q को समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच चलाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, इसका एक कारण है, समझ लेते हैं। मान लो एक पृष्ठ है, आप इसको मानो ये एक पृष्ठ है जिसके एक बिंदु पर KQ/R और इसके एक बिंदु पर यहां पे भी KQ/R, विभव तो सेम है। तो अगर मैं दोनों का बीच का विभवांतर निकालूं, ठीक है, कि दो पॉइंट के बीच में मुझे विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर क्या होगा, सपोज ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर हो जाएगा 0। होगा नहीं होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ में हर बिंदु के ऊपर विभव तो एक समान है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का अगर आप विभवांतर निकालने जाओगे तो वो शून्य हो जाएगा। अगर वो शून्य हो गया तो किसी भी बिंदु एक से दूसरे बिंदु पर ले जाए जाने वाला कार्य क्या होगा, वो भी शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं विभव क्या होता है, W/Q, वर्क। तो W बराबर से V इंटू Q। तो जब विभव ही शून्य हो गया तो आपका किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। विभवांतर ही शून्य हो गया तो आपका जो किया हुआ कार्य है वो भी शून्य हो गया। इसलिए कहा गया कि अगर समविभव पृष्ठ है, उस पृष्ठ के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। फिर इसमें एक और पॉइंट क्या दिया, विलगित बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होता है। विलगित बिंदु माना आइसोलेटेड बिंदु, जो अलग थलग है, जिसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, तो उसको हम कहते हैं विलगित बिंदु। तो उसके कारण क्या होगा, नेचुरली अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, एक बिंदु है और उसके कारण उसके चारों ओर सेम टू सेम, जैसे यहां देखोगे ना, यहाँ पे एक सतह बन गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू समविभव पृष्ठ बन गया, यहाँ पे इसकी समविभव पृष्ठ हो गया। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखनी है, जैसे जैसे ये आगे की ओर जाते जाएगा तो जो विभव है उसकी वैल्यू भी कम होते जाएगी। यहाँ विभव सबसे ज्यादा होगा इस पृष्ठ पे, फिर इस पे थोड़ा कम होगा, फिर उसमें थोड़ा कम होगा, और धीरे धीरे वो आगे की ओर कम होता जाएगा। फिर इसमें पॉइंट है, समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ तलीय होते हैं। समान विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में कैसे, समान विद्युत क्षेत्र में आपके तलीय रहते हैं। यस, ये आपके सपोज ये आपके यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र है, ये आपके तलीय पृष्ठ है, तो तल के रूप में ही रहेंगे एक के बाद इस तरीके से। तो ये विद्युत क्षेत्र, और उसके विद्युत क्षेत्र हमेशा उसके लंबवत रहेगा, ठीक है।
देन रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है, ये हमने पहले भी देखा है। समविभव पृष्ठ भी कैसा होगा? बेलनाकार। कैसे? मान लो अगर ये एक आपकी रेखीय सपोज एक रेखीय चालक है, तो इसके ऊपर ये आवेशित है सपोज, तो इसके कारण जो बनेगा वो भी कैसे बनेगा? वो एक बेलनाकार शेप में ही बनेगा। इसका जो विभव, इसका जो पृष्ठ है वो भी बेलनाकार होगा, है ना। ये एक अगर रेखीय आपका चालक है तो उसके चारों ओर जो पृष्ठ बनेगा वो भी बेलनाकार, ठीक है। इसलिए उसमें लिखा कि समविभव पृष्ठ और रेखीय आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बेलनाकार होता है। तो बेलनाकार में वो बिल्कुल इक्वल, उसके हर पॉइंट पे जो विभव होगा वो बिल्कुल एक समान होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। तो जैसा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बिना अधूरा है, ऐसे ही डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप जुड़े रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ, और इस फ्यूके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से डीप कंसेप्ट्स को समझने के लिए आप प्ले स्टोर से फ्यूके एजुकेशन की इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।